डेप्रिसिएशन का पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम डेप्रिसिएशन का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और अच्छे से आप इस लेक्चर को आगे को पढ़िए। जहाँ तक हमने पीछे पढ़ा था उसके आगे को हम चीज़ें इसमें पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। डेप्रिसिएशन के पहले पार्ट में हमने देखा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन के तमाम कॉजेज़ क्या हैं, डेप्रिसिएशन के फीचर्स देखे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा, जर्नल एंट्रीज कि डेप्रिसिएशन के केस में जर्नल एंट्रीज कैसे कैसे होती हैं। उसके बाद हमने न्यूमेरिकली देखा कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या अंतर है। आज हम इस लेक्चर को उससे आगे बढ़ाएंगे। आप लोग बहुत अच्छे से शानदार से नोट्स बनाइए और अच्छे से तमाम चीज़ों को पढ़िए। जितनी ज़रूरत है उतना ही हम पढ़ा रहे हैं और जब तक कुछ डेट्स क्लियर नहीं हो जाती एग्ज़ाम की तब तक धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत कंटेंट अपना कंप्लीट करते रहिए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आगे को। आज मैं अब आपको दोनों के दोनों मेथड्स एक बार पढ़ा देता हूँ। सबसे पहला मेथड जो हमने पढ़ना है उसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन, इसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। ओरिजिनल मेथड, इसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। ठीक, ये तो इसके तमाम नाम थे और मैं नाम पीछे समझा चुका हूँ। जब मैंने आपको पहले पार्ट में न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दिया था तब मैंने तमाम बातें आपको बताई थी कि इसे क्यों ओरिजिनल कॉस्ट कहते हैं, क्यों इसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं। ओरली अभी बता देता हूँ, लेकिन अब इतना समय नहीं कि मैं लिख के बताऊँ। ये उम्मीद है कि आप पीछे की चीज़ नोट्स बना चुके हो। आप पीछे अपने नोटबुक को पलटा के अभी देख भी सकते हो। इसे ओरिजिनल कॉस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है हर साल का, वो ओरिजिनल कॉस्ट जितने में एसेट को ख़रीदा था उतने पर ही लगाया जाता है। इसे स्ट्रेट लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इक्वल या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट इसलिए कहा जाता है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल इसमें सेम होता है। तो कुछ डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पीछे दे चुका हूँ इसलिए अब नहीं दूंगा। मैं डायरेक्ट डेफिनेशन लिखता हूँ। ये वो मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जितने में एक एसेट को ख़रीदा गया। सपोज एक एसेट 9 लाख का था, उसमें 1 लाख फ्रेट, इंस्टॉलेशन चार्जेस जैसे खर्चे हुए खरीदते समय, तो 10 लाख उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी और उतने पर ही हमेशा डेप लगेगा। ठीक, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। दिस मेथड इज ऐसा कुछ अंडर दिस मेथड, देखिए डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, आप लोग भी अच्छे से लिखिए। अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंदर डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड, डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड, जो डेप्रीसिएशन निकाला जाता है एट अ फिक्स्ड परसेंटेज, एक फिक्स्ड परसेंटेज पर, एट अ फिक्स्ड परसेंटेज on the original cost of the asset, on the original cost of the asset। ये देखिए लिखा है अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। इस मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन निकाला जाता है एट अ फिक्स्ड परसेंटेज, वो फिक्स्ड परसेंटेज पे निकाला जाता है ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। यही तो कहा था, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे निकाला जाएगा। और दूसरा यही था कि इसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा सेम रहता है। तो यही बात ही आगे लिखना स्टार्ट करेगा। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स इक्वल, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है रिमेन्स इक्वल, वो हमेशा इक्वल रहता है। The amount of depreciation remains equal from year to year, from ईयर टू ईयर। बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन थी।
मैंने लिखाना था इसलिए लिखा दी, समझा मैं आपको ये पीछे चुका हूँ। मैंने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पीछे दिया है तो वहीं ये चीज़ें समझ में आ गई है। ये वो मेथड है जिसमें हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप निकलता है। दूसरा, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख पर अगर 10% हमेशा डेप निकलेगा तो हमेशा 10-10 हज़ार ही आएगा, इसीलिए बराबर बराबर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये दोनों डेफिनेशन इसकी समझ में आई। अच्छा, इसका डेप निकालने का फॉर्मूला भी मैं शायद आपको समझा चुका था। ठीक है, बात करें एक बार फॉर्मूले पे और एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एसेट जो मेरे को है वो है 10 लाख रुपए। ठीक, एस्टिमेटेड लाइफ जो है ये है 20 साल तक ये मशीन्स आपको चलते हुए दिखेगी। और इसकी जो रेसिडुअल वैल्यू, या आप बात करेंगे स्क्रैप वैल्यू जो है वो है 1 लाख रुपए। आप समझ पा रहे हैं? स्क्रैप वैल्यू मतलब 20 साल के बाद जब कबाड़ में इसको बेचेंगे तो ये कितने की बिक पाएगी? तो ये बिक पाएगी 1 लाख की। तो डेप्रीसिएशन कैसे निकालते थे? देखिए, फॉर्मूला याद होगा आपको, कॉस्ट माइनस, क्या फॉर्मूला है इस मेथड के अंदर, सीख लीजिए आप। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ कर देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद मैं डेप्रीसिएशन निकाल रहा हूँ। डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू, कॉस्ट है 10 लाख रुपए और स्क्रैप वैल्यू आप यहाँ देखिए, कॉस्ट तो 10 लाख रुपए, स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख रुपए और एस्टिमेटेड लाइफ है 20 साल। तो ये आपका आ जाएगा 9 लाख अपॉन 20 हम लोग कर देंगे। तो ये देखिए 0 से 0 कट गया। इसको अगर आप करेंगे 45, 1 2 3, 45,000 पर ईयर, ये आ गया आपका 45,000 पर ईयर। इतना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इस मशीन पर हमेशा लगेगा। उम्मीद कर रहा हूँ फॉर्मूला भी आ गया। अच्छा, न्यूमेरिकल के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे तैयार कर देता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे हम, इसके एमसीक्यू बेस्ड आते हैं इसमें। अगर कोई बोले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो, यहाँ क्या कर दो? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लग रहा है। ऐसे तो ठीक है, लेकिन परसेंटेज में डेप्रिसिएशन निकाल दो बोलेगा तो कैसे निकलेगा? तो देखिए कैसे निकलेगा। ये निकलेगा, एक फॉर्मूला है छोटा सा, एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये सीख लेना, जब एमसीक्यू आ सकता है इस पे। और जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो डायरेक्ट आंसर निकालूंगा, मेथड एथड नहीं बताऊंगा, ये बता चुका है। क्योंकि डेप्रिसिएशन कितना निकला एनुअल? 45,000 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 लाख रुपए इनटू 100। ऐसा करने पर आपको देखने 3 0 से 3 0 कट गए, 1 2 1 2 0 कट गए। 45 अपॉन 10 इट मीन्स 4.5%। तो इस सवाल में अगर कोई पूछे डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 4.5%। तो बेसिक समझ गए स्ट्रेट लाइन मेथड का, कुछ नया नहीं है, परसों जो पढ़ा था उसी को मैंने आगे बढ़ाया और आपके सामने डेफिनेशन के साथ साथ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना शायद यही नया सिखाया है आज। अब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को लेकर हम आगे को बातों को बढ़ाते हैं कि क्या है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में। ठीक, स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको मेरिट्स ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट या मेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ाने वाला हूँ। मेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, हम मेरिट्स पढ़ेंगे। इसके सारे के सारे सवाल मेरिट्स डीमेरिट्स में आते हैं। अगर आपने इस साल का यूके SSS का जो एग्ज़ाम हुआ था नए पैटर्न पे, उसको उठा के देखा होगा, तो उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अब बढ़ने लग गए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन से कहानी धीरे धीरे यूके SSS आगे को बढ़ा रहा है। ग्रुप सी एग्ज़ाम में तो वो कब से ऐसा कर रहा है, बेहतर से बेहतर पेपर बनाते जा रहा है, 4 ऑप्शन मिलाओ वाले। और जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं ना, अगर आप उस तरीके से अच्छे से पढ़ते हैं तो आप 4 ऑप्शन मिलाओ वाले क्वेश्चन ही सबसे बेहतर कर पाएंगे। हम वन लाइनर की तैयारी में कभी है ही नहीं। तो अच्छे से आप चीज़ों को देखिए, कैसा भी क्वेश्चन है हम सारे क्वेश्चंस टैकल कर ले जाएंगे।
जो स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर्स की बात चल रही है, उस पर बात हम करेंगे, अलग से एक क्लास हमारी आएगी। लेकिन ये तरीका इस तरीके से आप समझते हुए आगे को लेक्चर्स को बढ़ाइए। मेरिट्स और डीमेरिट्स बगल में लगेंगे भी, लेकिन मैं आपके साथ साथ ये चीज़ों को बताते जा रहा हूँ। मेरिट्स में सबसे पहला है सिंपल टू कैलकुलेट, लेकिन अगर आप शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे तो आप मेरे को लिख सकते हैं जो मैं बोर्ड में लिखा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ बहुत ही आसान है निकालना, आपने देखा होगा कितना आसान था कंप्यूट करना। तो पहला यही है सिंपल टू कैलकुलेट। इन्होंने इस वाले पॉइंट को लिखा है सिंप्लिसिटी। फर्स्ट पॉइंट जो आपके सामने है मेरिट्स में वो है सिंप्लिसिटी, और इसके अंदर मैं आपको शॉर्ट नोट्स में लिख देता हूँ सिंपल टू कैलकुलेट। तो पहला मेरिट आप लोग समझ गए कि सिंप्लिसिटी है इसमें, इसको निकालना बहुत ही आसान है, कुछ भी ऐसी बड़ी बात इसमें नहीं है। सेकंड पॉइंट इक्वलिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन। इक्वलिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन, क्या इस मेथड के अंदर हर साल का जो डेप्रिसिएशन होता है पर ईयर डेप्रिसिएशन हमेशा सेम रहता है? तो वही बात बोल रहा है कि जो डेप्रिसिएशन का बर्डन है वो ईच ईयर इक्वल है। पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जो डेप्रिसिएशन लिखूंगा वो हर साल सेम होने वाला है। सेकंड पॉइंट ये है मेरिट। इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, हाँ, इक्वल अमाउंट ऑफ depreciation is debited to profit and loss account, is debited to profit and loss account each year। हर साल इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ही डेबिट होता है। 2 पॉइंट आसान से समझ आ गए। थर्ड, एसेट्स कैन बी कंप्लीटली रिटन ऑफ। कैन बी कंप्लीटली, ये पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है, इसे आप स्टामा कर लीजिए। ठीक, एग्जाम्पल आपके सामने लूं, ये देखिए, अभी जो एग्जाम्पल मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया था, आप अपने नोटबुक में पीछे पलटाइए। 10 लाख की मशीन थी, 1 लाख उस पर क्या था, स्क्रैप वैल्यू। 9 लाख को जब मैंने 20 से डिवाइड करा तो 45,000 पर ईयर आ रहा था। 45,000 रुपये आपने पर ईयर डेप्रिसिएशन देखा होगा। मशीन थी कितने की, स्क्रैप कितना था, 1 लाख। डेप्रिसिएशन लगाया किस पे था, ये था स्क्रैप। तो 45,000 हर साल आया, और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, तो आप इसको इनटू करोगे तो मतलब कितने लाख रुपए। अगर आप इस पूरे 45,000 को 20 साल तक जोड़ते हैं तो 9 लाख रुपए आ जाता है। मतलब अगर आप इस 10 लाख में से 9 लाख को माइनस कर देते हैं तो वैल्यू कितनी बचेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, मतलब अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट में से हर साल का डेप माइनस करते रहेंगे तो जो एसेट की वैल्यू है ना वो स्क्रैप वैल्यू तक पहुंच जाएगी। कहाँ तक पहुंच जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, 10 लाख मशीन की वैल्यू थी, आप हर साल कितना कितना हज़ार माइनस करेंगे, 45,000 रुपये आप हर साल माइनस करेंगे, और 45,000 रुपये आप 20 बार माइनस करेंगे शायद। तो 45,000 अगर 20 बार माइनस होगा तो 9 लाख माइनस नहीं हो जाएगा। 10 लाख में से अगर मैं 9 लाख माइनस कर देता हूँ तो जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, स्क्रैप। कितना है स्क्रैप, अगर मैं स्क्रैप तो कुछ वैल्यू हमारे लिए है ही नहीं, स्क्रैप को भी अगर मैं माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वही बोल रहा है एसेट्स की वैल्यू कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो जाएगी ऑलमोस्ट 0 तक। यहाँ आप 0 नहीं भी बोल रहे हैं तो कहाँ तक राइट ऑफ हो जाएगी, स्क्रैप वैल्यू तक हो जाएगी कम। मेरी बात समझ में आई। 10 लाख रुपए की आपकी मशीन है, हर साल 45,000 माइनस करते जाओ। ये देखिए इस 10 लाख में से हर साल अगर आप 45,000 रुपये माइनस करते रहते हैं, ऐसा 20 साल तक करेंगे शायद, तो 20 साल में 9 लाख माइनस हो जाएगा, तो आखिर में वैल्यू सिर्फ कितनी बच जाएगी, 1 लाख, जिसे कौन सा वैल्यू मैं कह रहा हूँ, अगर आप इसमें से स्क्रैप भी माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यही बात कर रहा है,
एसेट्स कैन बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ टू ज़ीरो, एसेट्स की वैल्यू इस मेथड में ज़ीरो हो सकती है। डीबीएम में कभी एसेट की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। इसी को लिख रहा है बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, बुक वैल्यू ऑफ द, जो बुक वैल्यू है एसेट की, कैन बी रिड्यूस्ड टू, कैन बी रिड्यूस्ड टू नेट स्क्रैप वैल्यू, नेट स्क्रैप वैल्यू और ज़ीरो वैल्यू, और ज़ीरो। ये देखिए आप, स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी, आपने डेप्रिसिएशन माइनस करा तो यही तो बुक वैल्यू है 1 लाख, पढ़ा तो रखा है पीछे। आज तक का सारा डेप लगाकर जो वैल्यू बचती है उसे बुक वैल्यू कहते हैं। तो बुक वैल्यू जो है कहाँ तक आ गई, स्क्रैप वैल्यू तक। अगर स्क्रैप को भी माइनस कर दे फॉर इंस्टेंट तो वैल्यू कितनी हो सकती है, यही बोल रहा है बुक वैल्यू ऑफ द एसेट कैन बी रिड्यूस टू नेट स्क्रैप वैल्यू और ज़ीरो वैल्यू। बुक वैल्यू जो है एसेट की, मतलब अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो बुक वैल्यू या तो नेट स्क्रैप वैल्यू तक पहुंच जाएगी, यहाँ ऐसा पूछता है बार बार कौन से मेथड के अंदर एसेट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ही है। क्या आपको 3 के 3 पॉइंट समझ में आ गए? नेक्स्ट 4th पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ फिर से, नंबर 4th की तरफ को। 3rd उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आया और मैं समझा पाया थोड़ा बहुत आपको ठीक से। नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन, नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन हो गया। तो देखिए आप इसको बैलेंस शीट में आप कैसे दिखाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में आप किसी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट लिखते हैं, कौन सा कॉस्ट, और आज तक का लगा हुआ क्या माइनस करते हैं। जैसे 10 लाख रुपए ओरिजिनल कॉस्ट है, वो पुराने वाला मेथड ही है। हर साल डेप कितना लग रहा था, आज 4 साल हो चुके हैं तो 1,80,000 डेप नहीं लग चुका। तो 10 लाख में से अगर 1,80,000 डेप लगाओगे तो वैल्यू बाहर कितनी देखने को मिलेगी, 8,20,000। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखेंगे, बैलेंस शीट में देखेंगे, तो क्या आपको ओरिजिनल कॉस्ट और आज तक का लगा हुआ पूरा डेप नहीं दिख रहा? यही तो बोल रहा है नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन, दोनों ही आपको इस मेथड में देखने को मिल जाता है। कितने मेरिट्स अभी तक पढ़े, 4। सिंपल, इक्वालिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन, हर साल डेप्रिसिएशन सेम है। 3rd पॉइंट, एसेट की वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो या नेट स्क्रैप वैल्यू तक पहुंच जाती है। ज़ीरो क्यों कह रहा है, क्योंकि अगर आप स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दोगे तो आसानी से ज़ीरो तो पहुंच रहा है। डीबीएम जो दूसरा मेथड है उसमें आप स्क्रैप को माइनस कर दोगे तब भी कभी वैल्यू ज़ीरो नहीं पहुंच सकती। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन, दोनों के दोनों आपको देखने को मिलते हैं। तो इतने मेरिट्स अभी तक हमने 4 पढ़ लिए हैं, यहाँ से थोड़ा सा और अच्छे मेरिट्स आने वाले हैं। अब तो 4 मेरिट्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं, बस 4 ही मेरिट्स इसके बाद है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डी मेरिट्स की तरफ को। किसकी तरफ को? तो हम पढ़ने वाले हैं डी मेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। कुछ गलत ही लिख दिया था पहले भी मैंने। डी मेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड के क्या क्या डी मेरिट्स हैं, स्टार्ट करूं। पहला डी मेरिट लिखता है डिफिकल्टी इन कंप्यूटेशन, डिफिकल्टी इन, अब आप बोल रहे होंगे तो दो तरफा बात कर रहा है। पहले मेरिट्स में कहा सिंप्लिसिटी, बहुत आसान है निकालना, कैलकुलेट करना आसान है। अब बोल रहा है कि डिफ़िकल्टी इन कंप्यूटेशन, ये बात कर रहा है कि जब आप डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करते हैं ना तो एक ही मशीन नहीं होती, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एसेट होते हैं। 8-10 प्रकार की मशीनरी है, 2-4 प्रकार के फर्नीचर हैं, फिर कुछ इक्विपमेंट्स हैं। अब डेप्रिसिएशन का रेट सभी में अलग अलग है, तो सभी में अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बहुत सारों में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है,
इसीलिए बोल रहा है डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट। तो ऐसे पॉइंट वैसे भी नहीं आने वाले और आसान सा पॉइंट है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ आपके सामने। शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइए, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो काम हो जाएगा आपका। डिफरेंट मशीन्स हैविंग डिफरेंट मशीन्स हैविंग, जो अलग अलग मशीन्स हैं, हैविंग डिफरेंट लाइफ स्पेन्स, हैविंग डिफरेंट लाइफ स्पेन्स, computation becomes complicated, computation becomes complicated। नंबर 2, देखिए यही तो बात है। डिफरेंट मशीन्स हैविंग डिफरेंट लाइफ स्पेन्स, अलग अलग मशीनों का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का, कोई 15 साल का। कंप्यूटेशन बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए कंप्यूटेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों हो जाता है आप समझ पा रहे हो? अलग अलग समय है तो डेप्रिसिएशन भी अलग अलग सबका निकालना पड़ेगा, तो समय बर्बादी होगी। सेकेंड पॉइंट, अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, यहाँ से आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अनइक्वल अगेंस्ट इनकम, और याद रखिए आप कि ये वाला मेथड्स के डीमेरिट्स अच्छे से पढ़ दो बस। अगर आपको इसके अच्छे से आ जाएंगे तो आपको दूसरा वाला जो मेथड है डीबीएम, उसके डीमेरिट्स ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत, क्योंकि वो जस्ट इसके ऑपोजिट होंगे। क्या लिखा है? अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। मैं 2 चीज़ें आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए आप एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बनाते हैं, ये लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आते हैं बार बार? एक्सपेंसेस। ऐसा होता है क्या? आप यहीं पर डेप्रीशिएशन भी लिखते हैं, टू डेप्रीशिएशन करके यहीं पर लिखा जाता है। यहाँ टू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैं समझा रहा हूँ। इसमें डेप्रीशिएशन का अमाउंट हर साल सेम है, और हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन का अमाउंट हमेशा 45,000 है। ये देखिए, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में डेप्रीशिएशन हमेशा सेम होता है। मैं ये इसी डेबिट साइड में ना एक और अमाउंट आपको देखने को मिलता है, उसे कहते हैं रिपेयर्स। क्या कहते हैं? रिपेयर्स। मतलब जो एसेट आप खरीद के लाए हैं, उस एसेट को हर साल रिपेयर भी तो कराना पड़ेगा, सर्विसिंग टाइप का। जैसे मैं बाइक लाता हूँ तो हर महीने या 2 महीने में सर्विस कराना पड़ता है ना, वैसे ही इस एसेट को हर साल रिपेयर भी कराना पड़ता है। तो टोटल जो खर्चा हुआ एक मशीन पे, वो ये दोनों मिलाकर है। एक खर्चा डेप्रीशिएशन का जो हर साल कैसा रहेगा, दूसरा खर्चा रिपेयर्स का है। अच्छा, शुरू के सालों में तो रिपेयर्स कम नहीं आएगा, नई मशीन है तो रिपेयर्स, मान लेते हैं पहले साल सिर्फ 2,000 का रिपेयर लगा, अगले साल रिपेयर बढ़ जाएगा। सेकेंड ईयर से तो मशीन ख़राब होती जा रही है ना, तो रिपेयर्स का पैसा बढ़ेगा। थर्ड ईयर रिपेयर्स और बढ़ गया। अब आप देखिए, पहले साल जो खर्च हुआ टोटल वो कितना हुआ? 47। दूसरे साल रिपेयर और डेप्रीशिएशन मिला के जो टोटल मशीन पे खर्च हुआ वो, अगले साल जो टोटल मशीन पे खर्च हुआ वो कितना हो गया? 52,000 हो गया ना। इसी की बात कर रहा है, अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। अच्छा, एक चीज़ और समझाता हूँ, ये यहाँ पर ये क्या होती है? क्या ये चीज़ें खर्चे जो होते हैं वो इनकम से माइनस नहीं होते? एक्सपेंसेस को कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट। जब पार्टनरशिप स्टार्ट होगी ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि चार्ज अगेंस्ट इनकम और एप्रोप्रिएशंस ऑफ इनकम, या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, बहुत अच्छे से वहाँ पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि जो एक्सपेंसेस होते हैं ये इनकम के अगेंस्ट चार्ज होते हैं, इनकम से माइनस होते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट इनकम। मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई? मैं ये बताने जा रहा हूँ, एक एसेट पे जो टोटल खर्चा होता है वो डेप और रिपेयर्स मिला के होते हैं। क्या इस केस में, इस वाले मेथड में, क्या ये आपको सारे के सारे सेम देखने को मिलेंगे? नहीं, ये जो चार्ज है वो अलग अलग होगा। ये क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि डेप्रीशिएशन तो हर साल सेम है, लेकिन रिपेयर का खर्चा जो है वो बढ़ते जाएगा। यही इसका डीमेरिट है। आपको समझ में आ गया? इसके बदले डीबीएम में पता है क्या, डिमिनिशिंग बैलेंस में वहाँ डेप्रीशिएशन हमेशा कम होते जाएगा। आपको पता है वहाँ डेप पहले साल ज़्यादा रहेगा, फिर कम, फिर कम।
डेप कम होगा लेकिन रिपेयर्स तो बढ़ रहा है ना, रिपेयर्स बढ़ रहा है, तो अगर आप डेप और उसको ऐड कर देंगे तो चार्ज हमेशा इक्वल रहेगा, क्योंकि डेप जितना कम होगा उतना ही रिपेयर हर साल बढ़ता जाएगा। आप समझे? यहाँ लेकिन अनइक्वल है, यही बात तो लिखिए, अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। इनकम के अगेंस्ट जो चार्ज है डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर्स वो हमेशा अनइक्वल रहता है। इतना आ गया, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी लिख लेना। रिपेयर चार्जेस गो ऑन इंक्रीजिंग, रिपेयर चार्जेस गोज ऑन इंक्रीजिंग। रिपेयर चार्जेस क्या होते जाते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं ईयर बाय ईयर, ईयर बाय ईयर, एज द एसेट बिकम्स ओल्डर, एज द एसेट बिकम्स, यहाँ पर टाइम तो लगेगा ही। आगे इतना, यही चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना, देखिए फटाफट। रिपेयर चार्जेस गोज ऑन इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर एज द एसेट बिकम्स ओल्डर। जैसे जैसे एसेट ओल्डर होते जाता है तो रिपेयर्स का अमाउंट बढ़ता हुआ जाता है। बट एज द इक्वल डेप्रिसिएशन, बट एज द, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो कैसा रहता है? इक्वल रहता है। बट एज द इक्वल डेप्रिसिएशन इज चार्ज, इज, लेकिन जैसे कि इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड ईच ईयर। बस इस चैप्टर में ही इतना लिखाने का है, उसके बाद कुछ लिखाने का ज़्यादा नहीं है। आप लोग लिखिए, लिखना तो पड़ेगा ही ना, नोट्स तैयार हैं। अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता, वाली टेक्नोलॉजी होती तो हम इसे लगा के लाते, खाली पेन चला रहा होता मैं वापस। ये 2 घंटे का लेक्चर सिमट के 45 मिनट 1 घंटे में ख़त्म हो जाता, लेकिन ऐसे ही है तो ऐसे ही बहुत सालों से चलता है, तो आप अच्छे से पढ़िए। अब क्या लिखता है देखो, द टोटल बर्डन, जो टोटल बर्डन है, द टोटल बर्डन चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स, इन रेस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन and repairs put together will not be equal each year, will not be equal each year, full stop। लास्ट लिख देता हूँ, the total burden will be lighter in earlier years, will be lighter in earlier years and heavier during the later years, later, यहाँ पे टाइम तो लगेगा ही। तो देखो क्या लिखा है, द टोटल बर्डन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स। बोल रहा है जो टोटल बर्डन डेबिट होगा पीएनएल में, डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स का मिला के पुट टुगेदर विल नॉट बी इक्वल ईच ईयर, वो हर साल इक्वल, वो स्टार्टिंग में कम होगा, बाद में बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग में रिपेयर कम है, डेप तो हमेशा बराबर है, रिपेयर कम है तो टोटल बर्डन भी कम है। द टोटल बर्डन विल बी लाइटर इन अर्लियर ईयर्स एंड हैवियर ड्यूरिंग द लेटर ईयर्स। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला आप पॉइंट समझ पाए। फिर हम आगे को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। कितने पॉइंट अभी तक हमने पढ़ लिए हैं? 3 पॉइंट हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब मैं नंबर 4th पॉइंट की तरफ को बढ़ने जा रहा हूँ। स्टार्ट करूँ? नंबर 4th, ओमिशन ऑफ, सॉरी अभी तक हम पढ़े हैं सिर्फ 2 पॉइंट। अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स, ये वाला पढ़ लेते हैं। 3rd, अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स, लेटर ईयर्स। देखिए मैं इस पॉइंट को पहले
लिख देता हूँ, फिर समझाना स्टार्ट करता हूँ। एफिशिएंसी एंड यूजफुलनेस ऑफ अ मशीन, efficiency and of a machine is more in earlier years, is more in earlier years in comparison to later years, in comparison to later years, as such more depreciation, as such more depreciation should be charged in earlier years, बस दो ही पॉइंट थे बड़े से, हाँ थोड़ा सा। earlier years in comparison to the later years, in comparison to the later years, ये लिखा हुआ रहना चाहिए आपके सामने, इसीलिए मैं भी तो बार बार लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं बोल देता। whereas depreciation remains constant, whereas depreciation remains constant from year to year under this method, from year to year under this method। ये देखिए अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स, इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग में एक मशीन नहीं होती है या कोई भी एसेट स्टार्टिंग में नया होगा, तो जब उसे यूज़ करना स्टार्ट करेंगे ना, तो शुरुआत के सालों में उसमें डेप्थ ज़्यादा लगेगा, और लेटर ईयर्स में उसकी कहानी पहले से ख़त्म हो चुकी होगी। तो जब ख़त्म हो चुकी है तो ज़्यादा उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो जो खराबी उसमें आएगी लेटर ईयर्स में कम आएगी। तो लेटर ईयर्स में डिप्रेशन क्या होना चाहिए? कम। जब कोई नई चीज़ आती है तो शुरू में डिप्रेशन ज़्यादा लगेगा ना, शुरू में बिल्कुल नहीं है तो शुरू में ज़्यादा डिप्रेशन लगेगा, ज़्यादा जल्दी ख़राब होगी। बाद में तो ख़राब हो चुकी है, क्या डिप्रेशन लगेगा? तो कायदे से डिप्रेशन का रूल क्या होना चाहिए? वो बिगिनिंग के ईयर्स में ज़्यादा आना चाहिए और लेटर ईयर्स में कम आना चाहिए। लेकिन यहाँ सब बार बराबर है डिप्रेशन, ये इसका एक और डिमेरिट। अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स, लेटर ईयर्स में ज़बरदस्ती प्रेशर पड़ रहा है। लेटर ईयर्स में मशीन की हालत वैसे ही ख़त्म हो चुकी होती है, तो लेटर ईयर्स में डिप्रेशन कम होना चाहिए। लेकिन इन भाई को तो बराबर बराबर डिप्रेशन हर साल डालना है ना, ये लिखा है। इफिशियंसी एंड यूजफुलनेस ऑफ अ मशीन इज़ मोर इन अर्लियर ईयर्स, तो ये स्टेटमेंट लिखा है एज सच मोर डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज इन अर्लियर ईयर्स, अर्लियर ईयर्स में ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए इन कंपैरिजन टू द लेटर ईयर्स, लेटर ईयर्स के कंपैरिजन में स्टार्टिंग के ईयर्स में ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगना चाहिए बोल रहा है। वेयर एज डेप्रिसिएशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर अंडर दिस मेथड, इस मेथड में हम जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं ईयर टू ईयर वो हमेशा सेम रहता है। ये भी इसकी एक दिक्कत है, इतना आप समझ गए होंगे। अब हम फिर से आगे को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। 3 डिमेरिट मैं आपको अभी तक पढ़ा चुका हूँ। नंबर 4 की तरफ को बढ़ते हैं। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। देखो जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पढ़ेंगे ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले उसमें, तो देखिए अब वहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। जब अगर आपने आज 10 लाख की एक मशीन खरीदी, तो उस समय आपको ये भी देखना होता है कि अगर मैं इस 10 लाख की मशीन के बदले इस 10 लाख को कहीं और इन्वेस्ट कर दूं तो मैं कितना इंटरेस्ट लगभग कमा पाता। मैं अपने आप फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं 10,000 की एक मशीन ला रहा हूँ, क्या इससे मैं कुछ ना कुछ कमाऊँगा? हाँ, रिटर्न्स मिलेंगे। मान लेते हैं यहाँ से रिटर्न्स मिलता है 8%, लेकिन उस समय आपको ये भी देखना होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर कि अगर इस 10 लाख को मैं कहीं और इन्वेस्ट करता तो कितना कमाता। यहाँ मशीन खरीद के तो 8% कमा रहा हूँ, क्या पता वहाँ 12% कमाता, क्या पता 15 कमाता, क्या पता 3% कमाता। तो एक कंपैरिजन होना तो चाहिए ना, लेकिन इस मेथड के अंदर ऐसा कोई कंपैरिजन, आप सिर्फ एसेट की बात कर रहे हैं। यही लिख रहा है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, मतलब आप अगर
इस एसेट के पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करते तो वहाँ से कितना ब्याज कमा पाते, इस फैक्टर को आपने कहीं भी कंसीडर नहीं किया है। द अमाउंट वुड हैव अर्नड, द अमाउंट would have earned, the amount would have earned interest had it been invested, had it been invested outside the business, outside the business। लाइट जा चुकी है, इन्वर्टर पे एक ही लाइट चल रही है, दूसरी लाइट बंद होने के कारण थोड़ा सा आपको इस वीडियो में कमी देखने को मिल सकती है लाइट में, तो अच्छे से आप लोग मैनेज करना। ये जो शेडो आ रहा होगा मेरे हाथ का थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया होगा, लेकिन सब कुछ अच्छे से विजिबल होगा। तो ये लिखा है द अमाउंट वुड हैव अर्न इंटरेस्ट, ये जो पैसा यहाँ एसेट में लगाया वो इंटरेस्ट कमा रहा होता, वुड हैव अर्न इंटरेस्ट हैड इट बीन इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, अगर वो इस बिजनेस के आउटसाइड कहीं और लगाया गया होता, एसेट के बदले कुछ और खरीदा गया होता। ऐसी चीज़ें हम बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। नंबर 5, बगल में सारे स्लाइड लगे होंगे, जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको पढ़ लेना और लिख भी लेना। अनरियलिस्टिक टू राइट ऑफ द अमाउंट, यहाँ पे लिख रहा हूँ, अनरियलिस्टिक टू राइट ऑफ the value of asset to zero, the value of to zero। ये टोटली अनरियलिस्टिक है कि हम एसेट की वैल्यू को ज़ीरो पे लाके खड़ा कर दें। आपका जब एसेट ज़ीरो भी हो जाएगा ना, तब भी वो कुछ ना कुछ यूज़फुल होता ही है। जैसे लोगों को कार की जो एफिशिएंसी वो 15 साल तक चलाने की वैलिडिटी है, उसके आप 5 साल उत्तराखंड में बढ़ा भी लेते हैं, 20 साल हो गए, एसेट को ज़ीरो मान लिया जाएगा, अब वो किसी काम की नहीं है, पुलिस वाले किसी दिन पकड़ लेंगे तो अपने साथ ही ले जाएंगे, लेकिन फिर भी आप उसे चला रहे होते हो ना गली मोहल्लों में। तो लाइफ ख़त्म होने के बाद भी, एस्टिमेटेड लाइफ ख़त्म होने के बाद भी एसेट यूज़फुल होता है, चल रहा होता है, कुछ ना कुछ और भी काम वो आ रहा होता है। तो ये अनरियलिस्टिक है कि उसकी वैल्यू को हम कितना कर दें, ज़ीरो, जब वो कुछ ना कुछ यूज़ हो रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो हमारे लिए है ही। 6, difficulty in the determination of scrap value, difficulty in the determination of the scrap value। ये रहा, स्क्रैप वैल्यू निकालने में इस मेथड में दिक्कत होती है, बिल्कुल सही बात है। आज एक एसेट ला रहा हूँ मशीन, 20 साल एफिशिएंट लाइफ है उसकी या इफेक्टिव लाइफ है, 20 साल बाद भंगार में कितने का बिकेगा, ये कैसे अनुमान लगाया जा सकता है? सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है, बहुत मुश्किल सा काम है। तो ये आपका इसका 6th डीमेरिट हमने आपको बताया। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो यही हमारे इसके सारे के सारे डीमेरिट्स थे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के मेरिट्स भी हम लोगों ने पढ़ लिए और साथ साथ में ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के डीमेरिट्स भी हम पढ़ चुके हैं। इसी के साथ साथ एक लास्ट बात मैं इसमें और कर देता हूँ, इसी के साथ हमारा ये मेथड ख़त्म हो जाएगा। वो है सूटेबिलिटी, कि आखिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को कहाँ लगाना होता है, इसको रट लेना अच्छे से। हाँ, 2 सूटेबिलिटी आपके सामने लिखा रहा हूँ। पहला, फॉर दोज एसेट्स, उन एसेट्स में हुज यूजफुल लाइफ कैन बी एस्टिमेटेड एक्यूरेटली, कैन बी एस्टिमेटेड एक्यूरेटली। बोल रहा है इसका इस्तेमाल वहीं करो जहां उसकी यूजफुल लाइफ को आप एक्यूरेटली निकाल सकें। मतलब कितने साल ये एसेट चलेगा, 10 साल, 12 साल, 15 साल, ये पीरियड निकालना भी तो मुश्किल है। तो जहाँ पर आप यूजफुल लाइफ को आसानी से निकाल सके वहाँ पर ये सूटेबल है। रट लेना, मैं 4 स्टेटमेंट वाले सवालों को आपको तैयार कर रहा हूँ कि डेप्रीशिएशन से रिलेटेड इन चारों में से कौन सी बात सही नहीं है। 3 सही होंगे, 1 सही, इतना ही पढ़ना पड़ता है इन डेप्थ उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला, अगर आप मेरे से बात करेंगे
तो दूसरी सुटेबिलिटी है विच डू नॉट रिक्वायर मच एक्सपेंसेस, विच डू नॉट रिक्वायर मच expenses on repairs and renewals, on repairs and renewals। जब किसी एसेट में रिपेयर और रिन्यूअल्स पे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है तब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे। लिखा है ना, विच डू नॉट रिक्वायर मच एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। दो हैं, पहला जब इफेक्टिव लाइफ आसानी से निकाली जा सके, जब रिपेयर और रिन्यूअल पे ज़्यादा पैसा खर्च। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने देखा था कि डेप प्लस रिपेयर टोटल चार्ज नहीं होता है कैसेट का। डेप तो हमेशा सेम रहेगा, रिपेयर अगर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होगा तो टोटल चार्ज बढ़ जाएगा। आ गया? तो रिपेयर अगर कम होगा तब भी आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ इस मेथड की हमारी पूरी की पूरी कहानी ख़त्म होती है। कौन सा मेथड था हमारा ये? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या डिमिनिशिंग, माफ़ करिएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट, अब मैं अपने सेकंड मेथड की तरफ को बढ़ने जा रहा हूं जिसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड स्लैश, इसका दूसरा नाम है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। और तीसरा जो इसका नाम है वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मुझे कोई शौक नहीं है इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस करने का, लेकिन इस चैप्टर का नेचर ही ऐसा है। मैं चाहता हूं कि कोई भी सवाल आए आप अच्छी डिसीजन मेकिंग के साथ उसको टैकल कर ले। नामकरण की बात मैं कर चुका था। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल कम 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 होते जाएगा। पिछली वीडियो में आपने न्यूमेरिकल एग्जांपल में देखा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू किसे कहते हैं? जैसे स्टार्टिंग में डेप मशीन की वैल्यू 1 लाख थी, पहले साल का डेप लगा 80,000 रुपये, अब वैल्यू कितनी हो गई? 9,20,000। इसे कहते थे बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन। क्या इसी पर अगले साल का डेप लगेगा? तो पढ़ाया तो था कि बुक वैल्यू मतलब आज तक का डेप माइनस होके। इस मेथड में इसी को बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं। इस रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप लगता है, इसीलिए इसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये भी पढ़ चुके थे शायद। तीसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्या लिखा है? मतलब मशीन की वैल्यू लो, डेप लगाओ और उसको डिमिनिश करके, इस डेप को माइनस करके बैलेंस कर दो। कितना था मशीन का वैल्यू? 1 लाख, डेप्रिसिएशन उसमें से डिमिनिश कर दिया, माइनस कर दिया, अब बैलेंस कर कितना है? 9 लाख। अब इस पर डेप लगाओ, डेप माइनस करो, डिमिनिश करो और बैलेंस करो, फिर डेप लगाओ, डेप माइनस करो, डिमिनिश करो, बैलेंस करो, फिर डेप लगाओ। इसीलिए इसका नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी है। नाम आ गए रिटर्न डाउन वैल्यू, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सीधा फॉर्मूला लिखाऊंगा, कहानी सीधा, सॉरी, डेफिनेशन लिखाऊंगा और कहानी ख़त्म करेंगे। मैं मान रहा हूं कि आप पिछला लेक्चर पढ़ के आए हैं। अब ये नहीं मान रहा हूं कि मैं डायरेक्ट इसी क्लास में जंप करके आया हूं। नए बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। पिछला क्लास देखा है तो ये समझ में आएगा। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करा था, स्टार्टिंग में 1 लाख वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल, मैं भी भूल गया वो क्या था। उसमें 10% डेप लगाया, 10,000। अगले साल 90,000 पे डेप लगेगा। 1 लाख में से अगर 10,000 डेप माइनस होता है 90,000 पे, अगले साल 90,000 का 10% 9,000 डेप आएगा। 90 में से 9 माइनस करो, अगले साल 81 पे डेप लगेगा। आ गया? इसमें डेप का अमाउंट हमेशा क्या होते जाता है? कम। और जो 1 लाख में से 10,000 डेप माइनस करके जो वैल्यू है 90,000, उस पे डेप लगता है, जिसे रिटर्न डाउन कहते थे। इसी पे डेफिनेशन लिख रहा हूं। अंडर दिस मेथड, देखो, अंडर दिस मेथड, as the value of asset goes on diminishing, as the value of asset goes on diminishing year after year, year after
ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ईयर टू goes on declining। ठीक तो बोल रहा है। अंडर दिस मेथड एज द वैल्यू ऑफ एसेट गोज ऑन डिमिनिशिंग ईयर आफ्टर ईयर, इस मेथड के अंदर जैसे एसेट की वैल्यू ईयर टू ईयर कम होती जाती है, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज, जो अमाउंट ऑफ डेप है ईयर टू ईयर गोज ऑन डिक्लाइनिंग, वो भी हमेशा साल दर साल कम होता ही जाता है। ऐसा ही तो था, इस मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा सेम नहीं रहेगा, वो ईयर टू ईयर क्या होगा, कम होगा। वही तो ये भी बोल रहा है। इतना आ गया। फिर यहाँ पर यार एक बात जिक्र कर रहा है बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू की पूरी कहानी मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पढ़ाने लायक कुछ भी ऐसा खास। क्या होता है बुक वैल्यू? जैसे शुरुआत में वैल्यू कितनी थी मशीन की, 10 लाख, आज तक उसमें डेप लग गया 2 लाख रुपए, तो आज कितनी वैल्यू है, 8 लाख। इसी को बुक वैल्यू कहते थे। तो जिक्र इसी मेथड में होता है बुक वैल्यू का, क्योंकि यहाँ इसी में डेप लगता है, लेकिन मैं आपको पूरी कहानी पीछे पढ़ा चुका हूँ। क्या फॉर्मूला होता है इसका, कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस इज इक्वल टू बुक वैल्यू। आप पढ़ चुके हैं इतना, ठीक। यहाँ पे मुझे इसको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक डेफिनेशन और आपके सामने ही लिख रहा है इसके बाद, ठीक। इस अमाउंट पे तो डेप लगता है हमेशा। इन अदर वर्ड्स इट इज़ दैट, ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया। ये डेफिनेशन बुक वैल्यू की थी। क्या आपको इतना समझ में आ गया? अभी तक क्या पढ़ा मैंने इस मेथड में आपको? सिर्फ एक डेफिनेशन बताई है किसकी, रिटन डाउन वैल्यू मेथड की। और दूसरी किसकी बात हमने करी? क्या हम बुक वैल्यू पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। क्या होता है बुक वैल्यू? आज तक का डेप माइनस करके जो वैल्यू आती है उसे कहते हैं बुक वैल्यू। इसी में यहाँ क्या इसमें डेप लगता है? हाँ। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेरिट्स। इस मेथड के मेरिट्स अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, इजी कैलकुलेशन। यहाँ भी यही मेरिट है, इजी, बिल्कुल कैलकुलेट करना आसान है, कोई मुश्किल थोड़ी है। शुरुआत में वैल्यू 1 लाख, 1 साल का डेप 10,000 माइनस हुआ तो 90,000 पे डेप लगेगा। अगले साल 90,000, 10% डेप 9,000 निकला, तो 90 में से 9 माइनस हो जाएगा तो 81,000 पे डेप निकलेगा। अब ये चीज़ें मैं लिखा नहीं रहा हूँ ना, बहुत समय खर्च हो जाएगा। सेकंड मेरिट, इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, इक्वल चार्ज अगेंस्ट इवन। अब मैं आपको ये भी नहीं पढ़ाऊंगा, आप जानते हैं, फिर भी मेरी ये आदत खराब है ना लिखाने की। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ एक आता है डेप, एक आता है, इसमें ईयर टू ईयर हर साल डेप माइनस होता जाएगा, डेप ईयर टू ईयर कम होते जाएगा। और रिपेयर, मशीन खराब होगी तो रिपेयर बढ़ता जाएगा। एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है। नेट अमाउंट करोगे तो ये दोनों के दोनों हमेशा कैसे दिखेंगे आपको, इक्वल दिखेंगे। मेरी इतनी बात समझ में आ गई? यही ये बोल रहा है कि इनकम के अगेंस्ट, इस साइड वाले को तो इनकम के अगेंस्ट चार्ज बोलते हैं, वो हर साल कैसा आपको देखने को मिलेगा, इक्वल देखने को मिलेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ चुका है। पीछे बताया था न्यूमेरिकली, तो अब नहीं बताऊंगा यार। थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं, ये भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जो पिछले वाले के डीमेरिट थे ना, वो यहाँ मेरिट बन गए होंगे। अब ये डीमेरिट था वहाँ। नेक्स्ट, नो अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स, नो अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स। आपके सामने सारे के सारे स्लाइड बने हैं, ये भी तो पीछे समझा चुका हूँ। इसमें क्या कहा था इसने कि शुरुआत में एक एसेट नया होता है तो उसमें डेप कम, उसमें डेप ज़्यादा लगना चाहिए, खराबी ज़्यादा होगी। बाद में उसकी कहानी पहले से ख़त्म हो चुकी है तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा, शुरुआत में वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना, तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा शुरू में। बाद में जब कहानी ख़त्म हो चुकी तो क्या डेप्रिसिएशन लगाओगे, क्या वैल्यू कम करोगे, पहले से ही वैल्यू कम हो चुकी है। लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट क्या करता था, हर साल डेप्रिसिएशन कैसे लगाता था, यहाँ ये बिल्कुल वही कर रहा है। स्टार्टिंग के ईयर्स में डेप क्या कर रहा है, ज़्यादा लगा रहा है, लेटर ईयर्स में डेप कम लगा रहा है। तो जो लेटर ईयर में उनमें अनड्यू प्रेशर नहीं पड़ रहा है, जितना उनमें डेप होना चाहिए उतना ही डेप है। तो थर्ड पॉइंट ये बोला, नो अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स।
फोर्थ, बैलेंस ऑफ एसेट इज नेवर रिटर्न ऑफ टू जीरो, ये भी पढ़ लिया आपने। बैलेंस ऑफ एसेट इज नेवर रिटर्न ऑफ टू, बिल्कुल सही बात है। एसेट का जो बैलेंस है वो कभी भी जीरो, उस मेथड में जीरो हो जा रहा था। कर लो स्टार्टिंग में वैल्यू मान लेते हैं 1 लाख, पहले साल का डेप 10%, 1 लाख का 10% कितना हजार आ जाएगा, कितना बचा वैल्यू, फिर माइनस करो अगले साल का डेप 9,000, कितना आ जाएगा 81। आज कॉपी उठाओ और दिन भर करते रहो, आ गया, कभी जीरो नहीं होगा ये, कुछ ना कुछ वैल्यू लास्ट में बची जाएगी बैलेंस शीट में इसकी, आ गया। तो ये इसका एक और मेरिट है। कौन सा मेथड जीरो कर देता है, ओरिजिनल कॉस्ट, इस मेथड में जीरो नहीं हो पाता है। फिफ्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सवाल पूछा जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट जो है इंडिया में वो इसी मेथड को अप्रूव करता है। इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन इसी मेथड से लगता है। आया, क्या डेप्रिसिएशन आपके टैक्स को बचाता है? हाँ, पढ़ा था हमने, क्योंकि आप टैक्स इसको खर्चा मान के माइनस कर सकते हैं। इसको खर्चा मान के माइनस करेंगे तो इनकम या प्रॉफिट कम आएगा, कम प्रॉफिट पे टैक्स कम देना पड़ेगा, पढ़ा था आपने भी पीछे। अप्रूव्ड मेथड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज, अप्रूव्ड मेथड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा अप्रूव्ड मेथड यही है। उम्मीद कर रहा हूं कि इतना भी आप समझ गए। शुरुआत में हमें समय लगा, अब हमें कोई समय नहीं लग रहा है। तो हमने मेरिट्स पढ़ लिए हैं, कौन से मेथड के, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के। तो अब हम डीमेरिट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। इस मेथड के डीमेरिट्स, नंबर 1, स्लाइड लगेंगे, वहां से आप पढ़ लेना कि बुक वाला क्या लैंग्वेज बोल रहा है। हाँ, एसेट कैन नॉट बी कंप्लीटली रिटन ऑफ, एसेट कैन नॉट बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। समझिए, डीमेरिट्स में बोलता है कि जो एसेट है ना, आपने देखा इस मेथड के अंदर एसेट कभी भी जीरो, उसकी वैल्यू कभी भी रिटर्न ऑफ नहीं हो सकती जीरो तक, लेकिन ये भी तो एक डीमेरिट है। ऐसा हो सकता है कि हमारे जो एसेट है उसकी कहानी खत्म होकर बंजर पड़ गया हो, किसी काम का, फिर भी बैलेंस शीट में कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये मेथड तो कभी एसेट की वैल्यू को जीरो करता ही नहीं है। तो गलत नहीं है, खत्म हो चुकी कहानी, किसी यूज़ का नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी दिखाई जा रही है, तो ये इसका डीमेरिट बन गया। एक ही चीज़ मेरिट भी बना है और एक ही चीज़ डीमेरिट भी बन गया, देख रहे हैं आप। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। ओमिशन ऑफ, क्या ये पिछले वाले का भी डीमेरिट था? हाँ, ये दोनों का ही डीमेरिट है। अच्छा, सवाल ऐसा भी तो बन सकता है, इनमें से कौन सा पॉइंट दोनों ही मेथड्स का डीमेरिट है? यही है। आया, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर मतलब जब आप इस पैसे को 10, 12, 15 लाख को इस एसेट में खर्च कर रहे हैं, तो क्या ये एसेट कुछ ना कुछ रिटर्न देगा? हाँ, लेकिन अगर आप इसको इसके बदले कहीं और बाहर बिजनेस में इन्वेस्ट करते तो कितना ब्याज देता? क्या पता यहाँ एसेट में 10% दे रहा है, बाहर 15-20% दे रहा होता। ये फैक्टर का यहाँ कोई भी अनुमान नहीं लगाया जाता है, दोनों ही मेथड्स में बात ही नहीं करते, तो ये इसका एक और डिमेरिट है। डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। जरूरी तो नहीं है, पिछले वाले मैंने आपको रेट निकालना बताया न्यूमेरिकली, इस वाले में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना ज़्यादा मुश्किल है ओरिजिनल कॉस्ट के कंपैरिजन में। कितना परसेंट, 10%, 12%, 20%, 25%, कितना परसेंट डेप लगेगा वो निकालना यहाँ कठिन है। मैं आपको अभी MCQ की जो हमारी क्लास होगी उसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाऊंगा इसका। मेरी इतनी बात आप समझ रहे हैं? तो यहाँ ये रेट निकालना भी डिफ़िकल्ट है। 3 पॉइंट अभी तक हमारे हो चुके हैं। नंबर 4 की बात कर रहा है, नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन नॉट पॉसिबल।
knowledge of original cost and up to date depreciation is not possible। पिछले केस में आपको ओरिजिनल कॉस्ट माइनस आज तक का लगा हुआ डेप पूरा दिख जाता था, ये जानकारी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। तो ये इसका चौथा डीमेरिट था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इतना भी समझ गए। तो बड़ी जल्दी से हमने इस मेथड के मेरिट और डीमेरिट दोनों ही ख़त्म कर दिए। अब हम इसकी सूटेबिलिटी पढ़ेंगे कि ये मेथड कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पढ़ लेना इसको भी अच्छे से, देखना ही तो है थोड़ा सा यार। सूटेबिलिटी देखिए, वही 2 पॉइंट। पहला, एसेट्स हैविंग अ कंपैरेटिवली लॉन्ग लाइफ। एसेट्स हैविंग कंपैरेटिवली लॉन्ग लाइफ, जिन एसेट्स की लंबी लाइफ है वहां पर आप इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, विच रिक्वायर कंसीडरेबल repairs in the later years, when they become older, such as building plant etc. अच्छा, पिछले वाले मेथड में दूसरा सूटेबिलिटी मैंने पता क्या कहा था? मैंने कहा था कि जो रिपेयर है वो कम होना चाहिए, कम लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट का जो डेप्रीशिएशन है वो हमेशा सेम है, रिपेयर ऊपर से बढ़ता जाता है तो टोटल चार्ज पीएनएल में बढ़ता जाता है। आ गया? इसलिए मैंने कहा था रिपेयर कम होना चाहिए ताकि टोटल चार्ज कम हो, वहाँ से कनेक्टेड था वो। अच्छा, इसमें क्या हर साल डेप कम होते जाएगा? तो रिपेयर अगर बढ़ता भी जाए तो कोई दिक्कत, यही बोल रहा है, क्योंकि टोटल चार्ज तो सेम ही रहेगा ना तभी तो हर साल। तो बोल रहा है ऐसे एसेट्स जिनमें लेटर ईयर्स में बाद में एक ठीक ठाक रिपेयर्स का अमाउंट चाहिए हो, कंसीडरेबल रिपेयर्स का अमाउंट चाहिए हो, ज़्यादा रिपेयर्स जिनमें लगे, उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। विच रिक्वायर कंसीडरेबल रिपेयर्स इन द लेटर ईयर्स, जिनमें कंसीडरेबल रिपेयर लगे लेटर ईयर्स में। व्हेन दे बिकम ओल्डर सच एज बिल्डिंग प्लांट एट्सेट्रा, जब वो ओल्डर हो जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया। इसी के साथ हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी ख़त्म होता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ना है? अब हम पढ़ेंगे इन दोनों में ही डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू मेथड्स। इन दोनों मेथड्स में आप क्या निकालेंगे? डिस्टिंक्शन करना स्टार्ट करेंगे। इन दोनों ही मेथड्स में आप डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि क्या डिफरेंस है इन दोनों ही मेथड्स में। तो इसकी स्लाइड लगेगी और मैं फटाफट इनको पढ़ देता हूँ, ठीक है? तो देखिए स्लाइड में आपको सामने क्या लिखा होगा, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, समय ज़्यादा खर्च ना हो इसलिए, और आप लोग अच्छे से देख लेना। पहला बेस है अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन। तो पहले में जो अमाउंट है डेप्रीशिएशन का ओरिजिनल कॉस्ट में क्या लिखा है? इक्वल रहता है, और डीबीएम में बात करेंगे तो अनइक्वल डेप्रीशिएशन रहता है। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। पहले वाले में डेप्रीशिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे हमेशा शुरुआती वैल्यू पे निकलेगा, अगले वाले पे बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रीशिएशन निकलता है। थर्ड, जीरो लेवल। ओरिजिनल कॉस्ट में एसेट की वैल्यू जीरो तक आ सकती है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में एसेट की वैल्यू जीरो तक नहीं आ सकती है। नंबर फोर्थ, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डेप्रीशिएशन एंड रिपेयर्स ऑन पीएनएल। पता है आपको कंबाइंड इफेक्ट जो डेप्रीशिएशन और पीएनएल, डेप्रीशिएशन और रिपेयर्स का पड़ता है पीएनएल में, वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में अनइक्वल होता है और डीबीएम मेथड में वो इक्वल होते हैं, दोनों को दोनों मिला के। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, ये जरूरी मेथड है हाँ। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में कम रहता है और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ज़्यादा रहता है। मार्क कर लेना इस पॉइंट को, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन ओरिजिनल कॉस्ट में कम और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ज़्यादा रहता है।
अप्रूव्ड बाय टैक्स अथॉरिटीज़। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को टैक्स अथॉरिटीज़ नहीं मानते, टैक्स अथॉरिटीज़ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को मानते हैं। सूटेबिलिटी, आपको अभी अभी दोनों की सूटेबिलिटी पढ़ाई गई है, आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी के साथ आप डिफरेंस भी दोनों का समझ चुके हैं। क्या मेरी इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? अब मैं आपके सामने एक और मेथड रखने वाला हूँ डेप्रिसिएशन का, और ये थोड़ा सा अजीब सा भी है, क्योंकि ये वाला जो मैं पॉइंट आगे समझाना वाला हूँ ये न्यूमेरिकली ही बनता है, न्यूमेरिकली ही ज़्यादा ही समझ में आता है। यहाँ हम थोड़ा सा दिक्कत में इसको पढ़ते समय आ जाते हैं। न्यूमेरिकली अगर आप पढ़ते तो बहुत आसान आपको लगता, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी है कि एक ऊपर से ओवरव्यू, आपको एक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत तो इसको लेकर आपके सामने बना दूँ मैं, ठीक। और ख़ासकर जो न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं एमसीक्यू बेस्ड, उसमें भी आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है अगर आप इसको नहीं जानते होंगे। एग्ज़ाम के लिए भी रेलिवेंट हो सकता है, एग्जामिनर अब जैसा सवाल पूछे उसको, लेकिन आने की चांसेस इसके कम हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो लिख लेते हैं, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन। न्यूमेरिकल ही समझाना होगा मेरे को आपको, ये मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन को निकालने के दो मेथड्स होते हैं, मतलब डेप्रिसिएशन को अकाउंट करने के दो मेथड्स होते हैं। निकालने के लिए तो अलग अलग मेथड हैं, अकाउंट करने के मेथड देखो। फर्स्ट मेथड, और एक मैं आपके सामने सेकंड मेथड भी रखने वाला हूं। सेकंड मेथड कोई दिक्कत तो नहीं। पहला मेथड है बाय चार्जिंग टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट। दूसरा है बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझे दोनों में अंतर? स्टार्ट करूं मैं, और फिर आपको पूरी की पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। कर रहा हूँ स्टार्ट, समझना आप। देखिए, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन, सिर्फ डेप्रीशिएशन को रिकॉर्ड करने की यहाँ बात चल रही है कि आप डेप्रीशिएशन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो डेप्रीशिएशन को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। आइदर आप डेप्रीशिएशन को उठा के एसेट अकाउंट में पटक दो, बाय चार्जिंग टू एसेट अकाउंट, डेप्रीशिएशन की बात कर रहा है, या फिर डेप्रीशिएशन के लिए एक अलग अकाउंट बनाओ जिसमें डेप्रीशिएशन जमा हो, जिसे कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। कौन सा? इसीलिए लिखता है, देखो, पहला मेथड बाय चार्जिंग टू एसेट अकाउंट, दूसरा मेथड बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर। एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल हो जाए, सारी कहानी यहीं पे क्लियर हो जाएगी। बहुत छोटा बनाऊंगा, आप दिक्कत मत हो, 3 साल का बनाऊंगा सिर्फ, ठीक है। इसके पीछे ओरिजिनल कॉस्ट से चल रहा है। हाँ, तो मैं स्टार्ट करूं। आपने 1 अप्रैल 2017 को एक एसेट खरीदा 5 लाख रुपए का। कितने का? एसेट परचेस्ड। कब खरीदा? 1 अप्रैल 2017 को। पर ईयर डेप जो इस पे लग रहा है ना आपका, वो लग रहा है 40,000 रुपये। कितना हज़ार? स्क्रैप वैल्यू कितनी है छोड़ देते हैं, मैं मान लेते हैं सब स्क्रैप निकाल के, मैं सब कुछ निकाल के सीधा आपको डेप बता रहा हूँ, 40,000 है। और अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को। अकाउंट्स क्लोज कब होते हैं? 31 मार्च एवरी ईयर। सेम कहानी यहाँ भी कॉपी कर लेना। आप बोलेंगे सर एस्टिमेटेड लाइफ कहाँ है? कोई ज़रूरत नहीं है। आप बोलेंगे रेसिड्यूअल वैल्यू कहाँ है? कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वो सब यूज़ करके ये निकाल के आपको डेटा दे चुका हूँ। पहला, जब डेप्रीसिएशन को एसेट अकाउंट में चार्ज करा जाए तब बनाओ, ठीक। आपके सामने एक एसेट मान लेते हैं मशीनरी है, तो मैं मशीनरी अकाउंट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। ज़्यादा बड़ा नहीं ड्रॉ करूँगा, इतना समय नहीं है मेरे पास। ये देखिए, डेट, अगर दिखेगा नहीं तो अच्छे से देखना इसे। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट, डेबिट। सिर्फ डेप्रीसिएशन लगाना सिखाऊंगा, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। एसेट कब खरीदा? 2017 1 अप्रैल, यहीं से कहानी शुरू होगी। 2017 खरीदा तो लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। कितने लाख की मशीन खरीदी? आया 5 लाख रुपए, यहाँ लिख देते हैं। जिस दिन एसेट खरीदते हैं उसको यहाँ लिखा जाता है।
आप बोलेंगे यहाँ क्यों, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट खरीदा ना आज, बढ़ेगा तो इसलिए डेबिट हुआ, इसीलिए यहाँ लॉजिक आ गया। फिर 2017 1 अप्रैल के बाद आप लिखेंगे 2018 31 मार्च, जिस दिन क्लोज होगा। क्लोज होने के दिन सबसे पहले क्या लगाएंगे, डेप, कितना हज़ार है, 40,000, और इसको क्लोज कर देंगे। अब देखो शुरुआत में एसेट की वैल्यू 5 लाख थी, 5 लाख में से 40,000 डेप लगा दो, साल के अंत में कितनी हो गई, तो इसी 31 मार्च को, नहीं दिख रहा होगा तो देख लेना एडजस्ट करके, क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस CD। 1 साल और बनाता हूँ, ख़त्म करते हैं। आया। नेक्स्ट, अगले साल 2018 ही 1 मार्च के अगले दिन नया साल शुरू होगा, कौन सा, 1 अप्रैल। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम पे इस बार आप कितना अमाउंट लिखेंगे, 4 लाख। आज शुरुआत में वैल्यू 5 लाख थी, पिछले साल 40,000 का डेप लगा, आज वैल्यू 4,60,000 हो चुकी है। मैं अगर स्क्रीन से बाहर भी जा रहा हूं तो मेरा बोला हुआ तो समझ में आ रहा होगा ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगले साल 2019 31 मार्च को फिर से हम क्या लगाएंगे, डेप्रीसिएशन, कितना लगेगा, 40,000। क्या फिर क्लोज कर देंगे इसे, मैं ख़त्म कर रहा हूँ यार। 4 लाख, कौन सा लिखने वाला ही पेपर है, 4,60,000, 40,000 डेप आएगा तो आज वैल्यू बाई बैलेंस CD इसी 31 मार्च को। आप देखिए डेप्रीसिएशन लगाने के 2 मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1 आपके सामने है। इस मेथड में डेप्रीसिएशन को मैंने कौन से अकाउंट में भेजा है, एसेट अकाउंट पे चार्ज किया, दिख रहा है, एसेट में ही हर बार डेप्रीसिएशन माइनस होता है। इसीलिए जब डेप्रीसिएशन लगाने की एंट्री यहां हुआ करती थी, दिख रहा है यहाँ पे साफ, मेरे पास ना स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, लेकिन आप लोगों से मैं उम्मीद करूँ यहाँ भी तो दिख रहा होगा से, तो यहीं पे लगा देते हैं। यहाँ पे डेप चार्ज करने की एंट्री आप देख रहे हैं, मैंने लिखा ही तो है पिछले लेक्चर में, डेप एसेट पे लग रहा है, दिख रहा है आपको, एसेट अकाउंट में डेप ट्रांसफर हो रहा है, तो इसकी एंट्री एसेट के रेफरेंस में होगी। तो आप बोलेंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट या एसेट अकाउंट आप बोल सकते हैं। पीछे लिखाया था ना, ये देखिए आप, खर्चा बढ़ रहा है, एसेट की वैल्यू। इन द फर्स्ट मेथड डेप्रीसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट। कौन से अकाउंट में, एसेट अकाउंट में डेप्रीसिएशन लिखा जाता है। ये देखिए, अगर कोई बोले एसेट अकाउंट के कौन सी साइड डेप लिखा जाता है, तो देखिए एसेट अकाउंट में कौन सी साइड ही लिखा गया, क्रेडिट साइड। जनरल में ऐसे डेप्रीसिएशन क्या हुआ, डेबिट। लेकिन लेजर में अगर बोलेगा तो देखिए, लेजर में मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, तो मशीन, यहाँ मशीन क्रेडिट हुई है तो यहाँ भी मशीन अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, लेकिन नाम किसका आएगा, अपनी तरफ से मैंने आपको समझाया। पहला मेथड जिसमें एसेट को कहाँ लिखते हैं हम, आ गया, एसेट अकाउंट में चार्ज करते हैं। दूसरा अलग मेथड है यार, उसको भी मैं 2 साल का आपके सामने बना के दिखाता हूँ, देखिए क्या होता है इसमें। ये है मशीनरी अकाउंट, कहानी सेम रहेगी, हाँ बहुत जल्दी से बनाता हूँ। ये लीजिए, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, थोड़ा सा लेक्चर बढ़ाई तो हो जाएगा, क्या हुआ, डेट अमाउंट। ये कौन सी साइड है, ये कौन सी साइड है, हो गया। अब देखिए इसमें क्या होने वाला है करके, इतना हमने जब अगर कर चुका है तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसमें क्या होगा, हमने मशीन खरीदी 2017 1 अप्रैल को, इसमें लिखा जाएगा यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, कितने की, 5 लाख। कोई डेप लगाने की जरूरत नहीं है इस मेथड में। 2018 31 इसको कर दो बाय बैलेंस CD। डेप लग चुका है लेकिन इस अकाउंट में नहीं लगा, हाँ 5 लाख। डेप अलग जमा करना हुआ इसमें, उस वाले में डेप वहीं पे लगा दिया, इसमें डेप को अलग से जमा करेंगे, अलग से। दिख रहा है आपको कितना अमाउंट आए, 5 लाख से क्लोज हो गया। 1 साल का और आपके सामने बनाऊंगा। तो 2018 31 मार्च को वैल्यू 5 लाख है, तो 2018 1 अप्रैल को फिर से क्या लिखूं, टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन कितना लाख, फिर से 2019 31, क्या लिखना हुआ, बाई बैलेंस CD, फिर से कितनी वैल्यू मान ली गई, 5 लाख। ऐसे ही क्लोज कर दे रहा हूँ, डबल लाइन खींच दे रहा हूँ खाली। इस मेथड के अंदर डेप्रीशिएशन मशीनरी या एसेट अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। तो आप बोलेंगे क्या सर डेप्रीशिएशन लगता नहीं है, लगता है, एक अलग अकाउंट में उसे जमा कर रहे होते हैं हम। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? आप बोलोगे सर कौन से अकाउंट में, उसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। कौन से अकाउंट में आया, ये अकाउंट है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। यहां क्या होता था, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स ये क्रेडिट, ये आप समझो लॉजिक थोड़ा सा। जो लोग पढ़ाते हैं इनको न्यूमेरिकली, वो भी यहाँ पे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि लॉजिकली हम पढ़ाते हैं, हम खाली रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए इसमें क्या क्या समझा सकता हूँ अभी, लेकिन आप न्यूमेरिकल करने नहीं आए हमारे सामने, इसलिए पूरी कहानी नहीं खोलूँगा। प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, अगर कभी भी कोई भी प्रोविज़न फॉर किसी चीज़ का अकाउंट होगा तो वो लाइबिलिटी अकाउंट होगा। क्या होगा, लाइबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ आता है, डेबिट या क्रेडिट, तो ये अकाउंट यहीं से शुरू होगा। अब समझे कि क्रेडिट से क्यों शुरू होता है, मैंने आपको समझाया। सॉरी, मैं एक कॉलम इसमें गायब कर गया यार। कौन सा कॉलम, डेट का। यहाँ पे बात कर लेते हैं डेट की। डेट ये हो गया पर्टिकुलर। स्टार्ट करूँ? देखो मशीन आई थी 1 अप्रैल 2017 को, पहला डेप कब लगेगा, 31 मार्च 2018 को, और ये लाइबिलिटी अकाउंट है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे 2018 31, और यहाँ लगाएंगे सबसे पहले दिन डेप। कितना हज़ार, 40 था क्या, 40,000 आया। डेप एक अलग अकाउंट में जमा हो रहा है, एक्यूमुलेट होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बोलेगा कोई, क्या है, इट इज एन अकाउंट वेयर डेप्रीशिएशन इज एक्यूमुलेटेड है, जहाँ पे अकाउंट डेप्रीशिएशन एक्यूमुलेट होता है। आप लिख लेना इसे, हाँ, इट इज एन अमाउंट वेयर डेप्रीशिएशन इज एक्यूमुलेटेड। पहले साल मशीन की वैल्यू 5 थी, 5 ही रखी, अगले साल 5 थी, 5 ही रखी, डेप नहीं इस्तेमाल हुआ, डेप अलग जोड़ा जा रहा होगा। पहले साल का डेप कितना लगा, क्लोज कर दो, 40 के साथ, ये देखो दिख रहा है। तो 2018 में ही 31 मार्च को क्या आपको ये अकाउंट क्लोज नहीं करना पड़ेगा, तो इसे हम क्लोज करेंगे टू बैलेंस CD। कितना हज़ार, इसका मतलब पहले साल का डेप जमा हो गया कितना, 40,000। देखो पहले साल की वैल्यू कितनी है, पहले साल का डेप कितना जमा हुआ, 5 में से 40 माइनस करो, 460। यहाँ ऐसे दिखा रहे हैं, वहाँ वैसे। ये दोनों के दोनों अकाउंटिंग के तरीके हैं, तो न्यूमेरिकल कैसे पूछ देगा इस पर। फिर भी मैं एक छोटी सी बात, पूछ देगा तो क्या पूछेगा बता रहा हूँ अभी आगे। अगर मैं ये नहीं कराता ना न्यूमेरिकल, तो कैसे समझ आ जाता बताओ। अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा पढ़ा रहे हो, उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ा रहे हो, कैसे आ जाता, मैं जानना चाह रहा हूँ। सीधे भाषणबाजी करके थोड़ी होता है इस पर। स्टार्ट करें। अब ये क्लोज अगर यहाँ हुआ है तो यहाँ स्टार्ट नहीं होगा। 2018 में 1 अप्रैल को कितना हो चुका है, बाई बैलेंस कितना डेप है। इस साल अब 2019 में नहीं लगेगा, फिर से 31 बाई डेप। कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं बोल भी तो रहा हूँ। कितना डेप जमा हो जाएगा, फिर से क्लोज कर दूँ 2 साल, कितना हज़ार, 80,000। 80,000 किस नाम से, कितनी तारीख को, 2031 हो गया यार। इससे आगे भी बहुत कुछ होता है, होने को ऐसा होता है। ये डेप ना यहीं रहेगा, तो आप बोलेंगे वहाँ डेप कब जाएगा, जब एसेट को बेचा जाएगा। जिस दिन एसेट का परचेज और सेल होगा उस दिन इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी यहाँ, और इसका पूरा जो डेप, इस मशीन पे जो डेप लगा है वो पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, एसेट अकाउंट में। उस दिन ये कहानी करी जाती है। सवाल क्या आएगा उस पर 2 मिनट बात कर लें, ताकि मेरी पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे आपको समझ में आ जाए। देखिए, उसी के बाद इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं हम, फिर हम धीरे धीरे आगे को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। देखो क्या बोलता है, डेप्रीसिएशन चार्ज करने के कितने मेथड्स हैं, 2। मेथड नंबर 1, जब हम इसको कहाँ चार्ज करते हैं, एसेट अकाउंट में। इस टाइम पे
एंट्री क्या होती है, डेब्ट टू मशीनरी। लेकिन अगर बोलेगा कौन से लेजर में डेब्ट को क्रेडिट करा गया, जर्नल में तो डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड, डेप्रिसिएशन हमेशा फितरती कैसी है इसकी। लेकिन सवाल ये नहीं पूछेगा, लिख लो आप लोग, लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं है, क्या लिखोगे इस मेथड में, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट इन विच लेजर, कौन से लेजर में द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड, कौन से अकाउंट में डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कौन से अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, यहां भी तो दिख रहा है मशीन के साथ डेप है, ऑब्वियसली बात है मशीन को ही तो क्रेडिट करेंगे, किससे करेंगे, डेबिट वाले से, डेप्रिसिएशन से। आया, ठीक है। अच्छा अगर बोल देता कि विच अकाउंट इज डेबिटेड, डेबिट कौन सा होगा, डेबिट तो डेप्रिसिएशन ही होगा भैया, डेप्रिसिएशन अलग से बनाना पड़ेगा ना भी इसका। यहां अगर बोलेगा इस मेथड में कौन सा अकाउंट डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा, कौन से अकाउंट में आ रहा है डेप्रिसिएशन बार बार, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। मेरी बात आपको समझ में आई। तो क्या जर्नल होगा, देखना यहां पे दिख रहा है, तो इस समय एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर अकाउंट। मेरी बात आपको समझ में आई। इसकी तो फितरती है कि ये खर्चा है, तो एक खर्चा होने के नाते बढ़ रहा है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई आपको, ये लाइबिलिटी होने के नाते बढ़ रहा है, क्या होने के नाते, मतलब ये अभी हमने पे करना है, ये खर्चा नहीं हुआ करता था। मैं अब आप समझना चाहते हैं कैसे लाइबिलिटी है, मैं आपको समझा देता हूं। क्या डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, यहां उसे पे कर तो दिया, साथ साथ माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा, तो मतलब पेड है, ये पीएनएल में डेबिट हो चुका है, आप समझे। यहां आप इसे जमा कर रहे हो, इसे पे नहीं। तो ऐसे खर्चे जिनको देना होता है बाद में, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड आर कॉल्ड लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग नहीं कहा जाता था, इस नाते से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हुआ। इसे पे कब करेंगे बताना, मैं एक खत्म बात कर रहा हूं, इससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता, इसके आगे मैं नहीं बता सकता कि क्या होता है। अगर आपसे पूछ दे इस मेथड में, प्रोविजन वाले में, कौन से डेप्रिसिएशन के साथ कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, मेरी बात आप समझो, डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन तो हमेशा डेबिट है यार, बोलेंगे डेप्रिसिएशन के साथ किस अमाउंट को क्रेडिट करेंगे, किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, आ गया। यहां बोलेगा डेप्रिसिएशन के साथ किसे क्रेडिट करेंगे, एसेट अकाउंट को। इससे ज़्यादा क्या पढ़ाऊँ बताओ मुझे आप। यहाँ पे लास्ट इस लेक्चर को समाप्त करते समय एक छोटी सी बात मैं आपको और बता रहा हूँ, इसको साफ कर देता हूँ, आप लोग लिख लेना, सारी की सारी चीज़ें ये यूज़फुल है। जिन लोगों को न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से आते हैं ना, वो आप लोगों को पीछे छोड़ देंगे, जो नया पढ़ रहे हैं, मैं मानता हूँ पर्सनली ऐसा। अगर आप उनको पीछे छोड़ना चाहते हो तो आपको ये तमाम चीज़ें जो मैं लिखा रहा हूँ ये ज़रूरी है। ये क्यों लिखा रहा हूँ, ताकि आप उनकी बराबरी कर सको। समझ बनी नहीं बनी अभी। ऐसे में डेप्रिसिएशन के साथ हम प्रोविजन फॉर इसको करें। क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा, इस मेथड में डेप्रिसिएशन के साथ किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, एसेट अकाउंट को। किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को। आ गया। लास्ट में मैंने आपको क्या कहा, ये है व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज। नरेशन अगर देखना है तो जब डेप्रिसिएशन क्या लगाया गया, यहाँ भी वही हुआ। मैंने क्या कहा था, सारा डेप्रिसिएशन इकट्ठा होते रहेगा, मानी हुआ 40, 80, 120, 160। मान लो सडनली 5वें साल में आपने इस एसेट को उठा के बेचने लग गए, तो 40 के हिसाब से प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में कितना अमाउंट आ गया, 40 × 5 2 लाख। अब पता है क्या करेंगे, ये जो 2 लाख रुपए जमा हुआ था, जिस दिन इसे बेचेंगे उस दिन हम इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की कहानी खत्म करेंगे, इसे क्लोज करेंगे। देखो एक रूल होता है हल्का सा, खुलते समय प्रोविजन फॉर डेप क्या हुआ, क्रेडिट, तो क्लोज करते समय आपने इसको करना होगा प्रोविजन फॉर डेबिट कर देंगे आज आप, वही 2 लाख के साथ। किस अकाउंट में डालेंगे, फिर से एसेट अकाउंट में डाल देंगे। मेरी बात समझी, कुछ नहीं है, वो जॉली LLB 2 का एक डायलॉग नहीं है कि कान घुमा फिरा के नहीं पकड़ना है, सीधे पकड़ना है, कुछ इस टाइप का डायलॉग है वो, कि कान घुमा के नहीं पकड़ूंगा, सीधे पकड़ूंगा। ये कान सीधे पकड़ रहा है, ये डेप्रिसिएशन को सीधे किस में डाल रहा है, एसेट अकाउंट में। ये पहले डेप्रिसिएशन को प्रोविजन में डाल रहा है, फिर प्रोविजन में डेपी तो इकट्ठा, फिर उसको किस में डाल रहा है, एसेट में। किस में डाल रहा है,
एसेट में। मेरी बात आपको समझ में आ गई। और यहाँ पे जब ये डाल रहा है तो अल्टीमेटली जो डेप्रिसिएशन है वो कौन से अकाउंट में गया, ये आज लाइबिलिटी कम हो गई, ये तो एसेट कम हो रहे हैं। मेरी बात आपको समझ में आई, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे इसका ज़रा भैया एक डेमो दे दो, मैं आपके सामने डेमो रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। मान लो वो जो आपने अकाउंट नीचे नहीं बनाया था अभी प्रोविजन फॉर वाला, वो बनाया था, सिर्फ मैं एसेट अकाउंट बना के बताऊंगा, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी फॉर 5th ईयर, फॉर कौन सा ईयर? उम्मीद कर रहा हूं अब आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे मेरे को, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट एंड डेबिट। 5वें साल की बात है। आप चाहो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को 5 साल के लिए बना लेना प्लीज। कितना डेप हो गया होगा? 2 लाख। मैं तो बोल रहा हूं मत बनाओ उसे, ठीक। अब आप बोलोगे ठीक है चलो मैं बना के दिखाऊंगा यार। अभी आप बोलोगे 5 साल तक बना लेना 2-2 लाख करते हुए। 5वें साल में मैं इसको बेच रहा हूं, मान लेते हैं 31 मार्च को आखिरी दिन ही बेच रहे हैं। 5वें साल तक एसेट की वैल्यू पता है कितनी हो गई होगी 5th ईयर के शुरुआत में? तो जब से भी वो शुरू था, आप डेट लिख लेना यार, 2000 कब से शुरू था? ये तो है 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो 22 की शुरुआत हुई होगी। 18 में 1, 19 में 2, 20 में, 21 में, तो मैं 21 की शुरुआत से लिख रहा हूँ, 4थे साल के एंड से। 2021 तारीख होगी 1 अप्रैल की। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस एसेट की वैल्यू वही रहेगी कितनी? बना के देख लेना उसे नीचे को, 5-5 लाख हर साल ही तो आ रहा होगा। आपकी जिम्मेदारी घर में यह है कि जो पीछे अकाउंट बनाया है एसेट अकाउंट, उसको 5-5 लाख करते हुए 4थे साल तक पहुंचा देना, 4थे साल शुरू होने तक। आया 2017 से 18 तक, 18 से 19 तक, 19 से 20 तक, 20 से 21 तक, कितने साल क्लोज हो जाएंगे? एज इट इज़ वैसा ही 5 लाख के साथ बनेगा। 5वें साल की शुरुआत में मैंने अमाउंट यहाँ खींच लिया। अब मान लेते हैं आ गया 2022, 31, इस दिन इस एसेट को बेचा जा रहा है, तो पता है इस दिन तक अभी तक कितना डेप वहां जमा हो गया होगा? 2 लाख। 40 × 5 कितना साल होता है? 2 लाख। अब की बार इस डेप को यहां लगा देंगे, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। आया डेप्रीसिएशन कितने लाख रुपए डेप है? ये देखो, अब मेरी बात समझ में आ गई। तो अल्टीमेटली वो जो डेप था आपने इस अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया। यही तो वो एंट्री देखो, एसेट अकाउंट क्रेडिट है, बिल्कुल एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, किसके साथ? तो अल्टीमेटली यहां ट्रांसफर हो जाता है। बस इस दिन बेचा है ना मैंने, तो बेचने के दिन लिखना पड़ता है अगला बाई बैंक। बाई बैंक मतलब कितने में बेचा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप नीचे लिख लेना। फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस जो है वो मैं मान लेता हूं कि सेलिंग प्राइस है 1.5 लाख रुपए। कितना लाख? अब होगा प्रॉफिट। यहां मैंने सिखाया था आपको, फिर से सिखा दूं एक बार, न्यूमेरिकल में काम आएगा। वैल्यू कितनी थी? 5 लाख। आज तक लगा हुआ डेप को क्या करें? प्रोविजन फॉर डेप। आज तक कितना डेप लगा? आज की वैल्यू कितनी है? इसे बुक वैल्यू या कॉस्ट प्राइस कहते नहीं कहते? और आपने इसे बेच कितने में दिया आज? 1.5 में। कम में बेचा ज़्यादा में? यार ये गलत हो जाएगा, 2.5 में बेचो इसे, 1.5 हो जाएगा, कंफ्यूज ना हो जाओ। कितने बेचा? 3 लाख की चीज़ को 2.5 में बेच दिया, तो कितने हज़ार का नुकसान? 50,000 का क्या हो गया? यहाँ लिख देंगे 31 मार्च को बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो भी है कितना हज़ार? 50,000। 5 लाख की कहानी ख़त्म। एक सरकारी पेपर की तैयारी करने वाले बच्चों से मैं बोल रहा हूँ कि अकाउंट यहाँ तक बने तो बनना चाहिए, और आपकी जिम्मेदारी है। कैसे करेंगे? 4 साल तक यहाँ तक लाएंगे, 21 तक ले आना। 5वें साल में ऐसा हो गया तो कहाँ गया डेप्रिसिएशन, कहाँ गया प्रोविजन? ये न्यूमेरिकल में कल के दिन काम आएगा। बोलेगा प्रोविजन ऐसा ऐसा है, तो आप क्या करेंगे? शुरुआती वैल्यू होगी प्रोविजन, मतलब आज तक डेप अलग से इकट्ठा हुआ है, उसको लाके इसमें से माइनस कर देंगे आज तक का डेप। ऐसे ही निकालना होता है। शुरुआती वैल्यू, आज तक का डेप, आज की कीमत आ गई। इससे ऊपर बेच दोगे तो प्रॉफिट, नीचे बेचोगे तो नीचे बेचा लॉस हो गया। क्या 5वां साल बन गया?
तो कहाँ आपने प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करा लास्ट में? प्रोविजन फॉर डेप को आपने ट्रांसफर करा एसेट अकाउंट में लास्ट में। यही तो समझाने के लिए कथा बताई है। साथ में आपने अब एक वो अकाउंट भी बनाया होगा, मेरी जिम्मेदारी उसको क्लोज करने की भी रहती है। बना दूं आपके सामने, इसी के नीचे बना दे रहा हूं। कौन सा अकाउंट था? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये देखिए, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसको भी आप 4 साल बनाते हुए आ गए। 17 में शुरू हुआ, 18 में पहला डेप लगा, 19 में दूसरा डेप, 20 में तीसरा डेप, 21 में 31 मार्च को चौथा डेप। 4 डेप जमा हो चुके हैं, 1,60,000। मैं 5वें साल से शुरू कर रहा हूँ। 5वां साल शुरू कब से होगा बताओ? कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से 2019। 1 अप्रैल 19 कहाँ बोल रहा हूँ, 17 था, 18, 19, 20, 21, 2021 1 अप्रैल। अभी तक डेप जमा हुआ होगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना डेप जमा हुआ होगा? 1 लाख। लगाओ 5वें साल का डेप 2022 31 बाई प्रोविजन फॉर डेप। कितना हजार का डेप लग जाएगा? कितना डेप जमा हो गया अभी तक? पूरा बना के आना है यहाँ तक। वही बाय प्रोविजन फॉर डेप CD, फिर BD बाय प्रोविजन फॉर डेप CD बन जाएगा ना। आगे ही तो बढ़ाना, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक एक चीज़ बता सकूँ यहाँ पे। ठीक, 2 लाख रुपए हमारा हो चुका है। अब क्या करेंगे? इसी दिन 2022 31 अगर ये बेचा नहीं जा रहा होता तो आज भी ये टू बैलेंस CD हो जाता, जमा हो जाता। बेचा जा रहा है, इसे भेज दो एसेट अकाउंट में। कहाँ? टू मशीनरी अकाउंट। कितने लाख? तो ये अकाउंट क्या हो गया? क्लोज। सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं? मेरे से कल के दिन मत पूछना, जब MCQ आएंगे तो सवाल पूछा जा सकता है। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज्ड ऑफ, कब इसे क्लोज करते हैं? व्हेन द एसेट इज सोल्ड, जब एसेट क्या करते हैं? सोल्ड करते हैं। बोलेगा हाउ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज्ड ऑफ, कैसे इस अकाउंट को क्लोज करते हैं? तो ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, इसे एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं बाय क्रेडिटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप। जो प्रोविजन फॉर डेप का अकाउंट है उसे क्रेडिट कर देते हैं किस अकाउंट में? मशीनरी है एसेट अकाउंट में। इस दिन जर्नल एंट्री क्या होती है? वो होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू। अपनी तरफ से मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मैं आपको समझा सकूं। आप बोलोगे क्या हुआ इसको पढ़ के? मैं आपको न्यूमेरिकल जब कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगा प्रोविजन वाले, तो ऐसे ही होंगे। क्या करना होगा? शुरू की एसेट की वैल्यू, आज तक जमा हुआ डेप माइनस करेंगे, आज की वैल्यू आ जाएगी। ऊपर बेचोगे तो प्रॉफिट, नीचे बेचोगे तो आ गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में पहले डेप्रिसिएशन को कहाँ भेजते हैं? प्रोविजन में। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। घुमा के कान पकड़ रहा है। अरे यहाँ सीधे कान पकड़ा था, लेकिन अल्टीमेटली इस प्रोविजन फॉर डेप को कहाँ भेजा गया? एसेट में। तो बोलेगा प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट कैसे क्लोज होता है? एसेट अकाउंट में भेज के। प्रोविजन फॉर डेप को लास्ट में कहाँ भेजते हैं? वही एसेट अकाउंट के क्रेडिट में। यहाँ सीधे डेप्रिसिएशन को एसेट में भेज दे रहा है। यहाँ पहले डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भेज रहा है, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एसेट में भेज रहा है। क्या आप सारे सवाल कर दोगे? एक लास्ट बार, 2 मिनट हो तो इतना टाइम लग गया। तो इसमें सवाल पूछा जाए डेप्रिसिएशन को कौन से अकाउंट में क्रेडिट करा जाता है? तो डेप्रिसिएशन को कौन से अकाउंट में? एसेट अकाउंट में क्रेडिट करा जाता है। अब अच्छा ये बोलेगा डेप्रिसिएशन चार्ज करते समय कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? तो यही तो क्रेडिट होगा। बोलेगा डेप्रिसिएशन चार्ज करते समय कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? यही सवाल है। नेक्स्ट MCQ में पढ़ेंगे इसे हम। डेप्रिसिएशन लगाते समय, चार्ज करते समय लिखा है बीइंग डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। डेप्रिसिएशन चार्ज करते समय कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? डेप। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? प्रोविजन फॉर डेप। हम डेप को पहले प्रोविजन फॉर डेप में ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर क्या पूछेगा? प्रोविजन फॉर डेप का अल्टीमेट बैलेंस, आखिरी बैलेंस कहां ट्रांसफर होता है? एसेट अकाउंट में। या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को जब हम क्लोज करते हैं, समझ आया? तो सॉरी, हाँ, क्लोज करते हैं तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? एसेट अकाउंट को।
कौन से अकाउंट को क्लोज करते समय डेबिट करते हैं? प्रोविजन फॉर डेब्ट। याद रखना, क्लोज करते समय प्रोविजन फॉर डेबिट हो रहा है। ओपन, अच्छा प्रोविजन फॉर डेब्ट ओपन करते समय कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? प्रोविजन फॉर डेब्ट। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? डेप अकाउंट। एक लास्ट सवाल और पूछा जा सकता है, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट को कब क्लोज करेंगे? जिस दिन एसेट बेचा जा रहा होगा या जिस दिन एसेट खरीदा जा रहा होगा। इसी के साथ मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। कुछ भी सवाल बन जाए इसमें एक नरेशन लिख लेना, बीइंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज्ड ऑफ, ताकि पता रहे, या बीइंग एसेट सोल्ड, आज एसेट क्या हो गया? बिक गया है। उम्मीद कर रहा हूँ आज के लेक्चर में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई सब समझ में आया। मैंने एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी दिया, ठीक है। इस तरीके से पढ़ेंगे तो कोई न्यूमेरिकल करने वाला भी हमें नहीं पछाड़ सकता, इसीलिए मैंने इतना समय लगाया है। कल डेप्रिसिएशन में हमारा आखिरी लेक्चर आएगा जिसमें बड़ा ही आसान है, एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट की बात हम लास्ट में करेंगे, और एसेट डिस्पोजल अकाउंट के साथ साथ कुछ MCQ बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे कि इतने को खरीदा, इतने को बेचा, तो बताओ क्या होगा। अच्छे से पढ़ाई रहें, कोई प्रेशर अपने ऊपर अनड्यू प्रेशर ज़्यादा अभी ना ले। जैसे डेप्रिसिएशन में अनड्यू प्रेशर लेता है ना लास्ट के साल में, आपको कोई अनड्यू प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अभी से आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे शुरुआत से, तो कॉन्फिडेंस ऊपर होगा। एग्ज़ाम आने तक हम थोड़ा बहुत पोर्शन ख़त्म कर चुके होंगे तो भी बाद में भी प्रेशर नहीं आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ ये लेक्चर अभी ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।